हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं 10th क्लास का अर्थशास्त्र लेसन 1। आप नोट्स के माध्यम से कवर कर पाएंगे कि लेसन 1 से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। पहला पॉइंट है, फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया? तो कह सकते हैं अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश ने। और जो है, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर अंग्रेज़ों ने क्या किया था? भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाया था। आइए देखते हैं उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश जो होता है कि जब कोई भी देश बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ कि जो देश जिन क्षेत्रों को, जिन जगहों को, देश को या पूरे राज्य को जिस प्रकार से जितने दूर में अपना शासन चलाता है, आर्थिक क्रिया के हिसाब से, व्यवसायिक क्रिया के हिसाब से पूरा निर्देशन, डायरेक्शन सब कुछ करता है और नियंत्रण खुद करता है, तो समझ जाते हैं कि उसका एक उपनिवेश वहाँ पे हो गया। चलिए आइए देखते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होता है? हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो सीधे याद रखना है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? तो जिनसे आय प्राप्त होता है, जिन कामों से आय प्राप्त होता है वे आर्थिक क्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे कृषि भी हमारा अर्थव्यवस्था का एक भाग है, उद्योग भी हमारे अर्थव्यवस्था का एक भाग है, व्यापार भी हमारे अर्थव्यवस्था का एक भाग है, बैंकिंग भी, बीमा वगैरह, ये सब अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, ये बात याद रखेंगे। आइए आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना पे। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को मूल रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कृषि के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं सब प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कृषि तो है ही, पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मछली पालन यानी मत्स्य पालन कह सकते हैं, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि इसमें से कोई एक रहेगा। या पूछ देगा कि पशुपालन किस क्षेत्र में आते हैं? तो बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र में। आइए देखते हैं द्वितीय क्षेत्र को। द्वितीय क्षेत्र जो होता है उसको हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब कि खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी यानी लोगों के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं, सेवाएं, जैसे गैस, जनोपयोगी का मतलब जैसे गैस सिलेंडर भी, गैस एवं बिजली आदि का उत्पादन। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बिजली आता है। पूछ दिया निम्नलिखित में से बिजली किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तो बोलेंगे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। आइए देखते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमाएं, परिवहन, संचार मतलब जिस चीज़ से हमें समाचार मिलता है, एवं व्यापार आदि आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र
औद्योगिक और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, और इसका जो एग्जाम्पल है लास्ट में अच्छे से उसको याद कर लेंगे। आइए आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले देखिए पूंजी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है जो उसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। अब देखिए, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों प्रकार के है। तो इसको शुरू से देख सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, स्वामित्व जो है, स्वामित्व का मतलब मालिकाना, मालिक जो होंगे वो कोई प्राइवेट लोग होंगे, ठीक है, निजी लोग। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि सरकार मालिक होता है उस चीज़ का। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि सरकार भी मालिक होता है और निजी लोग, दोनों मिला करके। मिश्रित अर्थव्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए समावेशी विकास को देखते हैं यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता ना रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को हम समावेशी विकास कहा जाता है। ऐसे समझिए ना आप, समावेशी विकास का सीधा अर्थ सबका विकास। चलिए अब आते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग का क्या काम है? तो देखिए, भारत में सबसे पहले ना योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। इसके जो योजना आयोग होता है इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसा कि अभी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पूछ दे कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। योजना आयोग का क्या काम है, तो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1951 से 1956 है। 5 वर्ष का होता है पंचवर्षीय योजना। अच्छा, 11वीं पंचवर्षीय योजना पूछे तो 2007 से 2012। पंचवर्षीय योजना के कितने सदस्य होते हैं, तो 8 सदस्य होते हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको एनडीसी कहते हैं, फुल शॉर्ट फॉर्म। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होती है। आइए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो वस्तु से वस्तु की लेन देन कर आवश्यकता की पूर्ति करना, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है कि वस्तु से किसी वस्तु को बदलते हैं। जैसे पहले जब मुद्रा नहीं चलती थी, यानी पैसे नहीं चलते थे, पैसे थे ही नहीं, तो उस समय क्या होता था कि किसी को कोई सामान आप दे दीजिए और किसी को आप गेहूं दे दीजिए, आपको चावल की ज़रूरत है तो आप उसके बदले चावल ले लीजिए, तो इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता था कि जब जैसे आप किसी को दूध की ज़रूरत है तो आप उससे गाय ले लेते थे, आपको गाय दे देता था, फिर उसके बदले आप कोई चीज़ देते थे। तो जब रेट नहीं था, रुपया नहीं था, तो इसका पता नहीं था कि किसका कितना रेट होना चाहिए, जिसके कारण लोगों को एक पल कहीं क्षति होता था तो कहीं ज़्यादा फायदा हो जाता था। इसके चलते मुद्रा चलाया गया। आइए देखते हैं एटीएम का फुल फॉर्म पूछता है, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसको हिंदी में कहते हैं स्वचालित टेलर मशीन।
अब आइए, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है। एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को के उसी बैंक के माध्यम से पैसे भेज देते हैं, तो इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। आइए, राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी ऐसे आप समझिए, एक वर्ष में राष्ट्रीय आय के बारे में समझिए कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। एक वर्ष में जो है जितना भी बेनिफिट होता है देश को, एक वर्ष में देश की कुल आमदनी जो होती है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। आइए, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय में दोस्तों क्या करते हैं कि देश की जितनी जनसंख्या है और जितनी देश का राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय तो आप समझ गए कि एक साल में जितना आमदनी किसी देश को होता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो हम देश की जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे और जो भागफल आएगा वही प्रति व्यक्ति आय होता है। फिर से जान लीजिए, टोटल वर्ष भर में जितना आमदनी होगा किसी देश को, उससे उस देश की जितनी जनसंख्या उसमें भाग दे देंगे आय में जनसंख्या से, तो जो भागफल आएगा वही प्रति व्यक्ति आय है। बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ये पॉइंट याद रखेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना ना भारत का विकास भी संभव नहीं है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, सबको पता है। अब देखिए, गरीबी रेखा, इसको BPL कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया। ये कैलोरी क्या होता है, तो जो भोजन होता है उसमें कैलोरी पाया जाता है। तो किसका किसके हिसाब से भोजन है, उस हिसाब से गरीबी रेखा में बांटा गया है लोगों को, APL और BPL में। तो BPL गरीबी रेखा है और APL जो है अपर है, उससे ऊपर है। अब आइए देखते हैं नरेगा क्या होता है। तो नरेगा जो होता है वो ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। नरेगा जो है राष्ट्रीय योजना है, मतलब राष्ट्रीय का मतलब तो पूरे देश की योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था है। यानी एक साल में कम से कम 100 दिन किसी भी मजदूर को काम देना है इसके अंतर्गत। अब अगली पॉइंट है लास्ट नरेगा का, कि नरेगा जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना कहा जाता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।